नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज का एजेंडा में। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइन, वो मुद्दे जो बनेंगे आज इतिहास, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। जी हां, ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज का एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं आपके साथ जया सिन्हा। अगले आधे घंटे तक जुड़े रहें हमारे साथ अपने न्यूज के पावर डोज के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की। 2+2 वार्ता से पहले अमेरिका की उप विदेश मंत्री का अहम भारत दौरा। भारत और अमेरिकी विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच होगी 2+2 वार्ता। अमेरिकी के उप विदेश मंत्री ने की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। केरल सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्न सुरेश की जमानत याचिका पर कोच्चि की अदालत आज अपना सुनाएगी फैसला। कोच्चि की प्रमुख सत्र अदालत ने पिछले शुक्रवार को स्वप्न सुरेश की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला रखा था सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज कृषि सुधार के लिए संसद से पारित कराए गए कृषि कानूनों पर करेंगे प्रेस वार्ता। संसद के मॉनसून सत्र में 3 कृषि विधेयकों को किया गया था पारित। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना आज होगी जारी। तीसरे चरण में 7 नवंबर को राज्य के 15 जिलों में 78 विधानसभा क्षेत्रों में होगा मतदान। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एजेंडा की। 3 दिवसीय भारत दौरे पर अमेरिका के उप विदेश मंत्री 2+2 वार्ता से पहले अहम दौरा उनका है और भारत और अमेरिकी विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच होगी 2+2 वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पियो से करेंगे अहम वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपने अमेरिकी समकक्ष मार्क एस्पर से होगी वार्ता। तो भारत दौरे पर है अमेरिकी उप विदेश मंत्री और जनवरी 2017 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये तीसरी 2+2 वार्ता है। पिछले दिसंबर में वॉशिंगटन में हुई थी दूसरी भारत अमेरिकी 2+2 वार्ता। दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता की नई रूपरेखा शुरू की गई है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए उठाया गया है ये कदम। तीसरी 2+2 वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी वार्ता संभावित है। अमेरिकी विदेश मंत्री स्टीफन बीगन ने कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बीगन से विश्व राजनीति और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का बड़ा उपयोगी आदान प्रदान हुआ। हमने द्विपक्षीय सहयोग की सतत प्रगति की प्रशंसा की। हमें विश्वास है कि हमारी रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी। बीगन की यात्रा क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में हुई बैठक के 1 हफ्ते के बाद हो रही है। विदेश मंत्रियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के कारण क्वाड की बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण थी। और हमारे साथ अभिषेक झा जुड़ गए हैं। अभिषेक, यूएस सेक्रेटरी की विजिट ऐसे समय हो रही है जब बहुत जल्द 2+2 संवाद के लिए दोनों देश मिलने वाले हैं। क्या है ये पूरा मैकेनिज्म और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए जया, भारत और अमेरिका ने अपने बढ़ते रणनीतिक साझेदारी को एक मूर्त रूप देने के लिए ये पूरी प्रक्रिया शुरू की है, जहां पर विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों एक साथ बैठकर जो सामरिक हित हैं, जो दोनों देशों के जो कॉमन हित हैं, उन पर चर्चा करते हैं। यूएसए और भारत का जो अभी एक कहें पिछले काफी महीनों में या पिछले काफी समय में जो एक सबसे बड़ा मसला रहा है वो है इंडो पैसिफिक का, जहां पर दोनों देश चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रेड रूट जो है, जो पूरा इंडो पैसिफिक है, जिसे दुनिया की करीब 2/3 ट्रेड और कॉमर्स के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर किसी एक देश का दबदबा ना हो। दोनों देशों ने रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात कही है, ताकि दुनिया के तमाम देश जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायिक प्राधिकरण होते हैं, चाहे जो सामुद्रिक नीतियों पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनका पालन करते हुए दुनिया के तमाम देश अपने काम करें, ना कि अपने हितों को साधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की वो बलि दे दे।
ये पूरा इशारा होता है चीन की तरफ, क्योंकि चीन ने पिछले काफी समय में अपने एग्रेसिव जो व्यवहार है, जो अपना उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है, चाहे वो समुद्री क्षेत्र में हो, चाहे भारत चीन की सीमा पर जो विवाद या तनाव है वो भी हम अभी देख रहे हैं। तो चीन एक बहुत बड़ा मसला है। कल हमारे जो यूनाइटेड स्टेट्स के डिप्टी सेक्रेटरी स्टीफन बैगन उसने ये भी कहा कि हम चीन को एलिफेंट इन द रूम, मतलब उसे हम नकार नहीं सकते उसकी उपस्थिति को। जब हम भारत और अमेरिका की बीच की साझेदारी और रणनीतिक साझेदारी की बात करेंगे तो उसमें चीन कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, इस बात को नकारने की बजाय हमें इसे स्वीकारना होगा, और शायद तब हम किसी एक सही रास्ते पर लंबे समय की नीति बना पाएंगे। उन्होंने कल विदेश मंत्री से मुलाकात की, जहां पर तमाम द्विपक्षीय मसलों के अलावा जो ग्लोबल टाइज हैं, ग्लोबल जो कंसर्न्स हैं, चाहे अरब हो चाहे अफगानिस्तान हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर शायद उन्होंने चर्चा की होगी, जहां पर भारत और अमेरिका दोनों के हित एक साथ साझा होते हैं। इसके अलावा जो भारत और अमेरिका के जो टॉक्स हैं, आप कहें ट्रेड के क्षेत्र में, कुछ ट्रेड के क्षेत्र में दोनों देशों में कुछ एक मतभेद है, H1 वीजा के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिन पर दोनों पक्षों की रायशुमारी हुई होगी, और कुछ इस पर हल भी निकलेगा आने वाले दिनों में, ऐसा माना जा सकता है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें भारत के लिए एक बड़ी भूमिका पर लगातार जोर दे रहा है। किस तरह से आप देखते हैं अभिषेक, हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि भारत अमेरिकी जो संबंध है, द्विपक्षीय संबंध, उसमें काफी तेजी आई है। क्या महत्वपूर्ण इसके पीछे कारण रहे? दोनों राष्ट्राध्यक्षों की हम देख रहे हैं काफी गर्मजोशी से जो दोनों की तरफ से रवैया रहा है। किस तरह आप देखते हैं इस जो बढ़ती तेजी को? देखिए जया, भारत और अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को हमेशा एक अलग डायनामिक्स में रखा है। अगर हम थोड़ा सा इससे बात करें भारत और रूस संबंध और भारत और अमेरिकी संबंध को एक समझने के लिहाज से, तो भारत और रूस के संबंध बहुत ज्यादा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर रहे हैं, जबकि भारत और अमेरिका के संबंध में पीपल टू पीपल कनेक्ट का बहुत ज्यादा रोल रहा है। जिस तरीके से अप्रवासी यहाँ से भारतीय जाते हैं और उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, आप चाहे साइंस ले लें, चाहे नासा को ले लें, चाहे वहां पर जो आईटी सेक्टर है उसको ले लें, तमाम क्षेत्र जो अमेरिका के विकास के मानदंड तय करते हैं उसमें भारतीय प्रोफेशनल्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और जिसे अमेरिकी सरकार भी मानती है। जब कभी भी ये वीजा का इशू उठता है कि जिसमें भारतीय प्रोफेशनल्स को भी उसका असर पड़ सकता है, तब सरकार या पिछले दिनों विदेश मंत्री ने भी कहा था कि भारतीय प्रोफेशनल्स को रोकना कभी भी अमेरिका के खुद के हित में नहीं है, और इसीलिए ये मानते हुए कि भारतीयों ने अमेरिका के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है, अमेरिका इस चीज को कंसीडर करेगा और भारतीयों के प्रति एक विश्वास का और एक लीनियंट नजरिया रखेगा। जो दूसरा अहम मुद्दा है वो है इस क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक जो कौशल, जो रणनीतिक साझेदारी है, वो इंडो पैसिफिक के अलावा भी और क्षेत्रों में है, क्योंकि विशेष रूप से जब हम एशिया की बात करते हैं तो दो मुख्य सुपर पावर है एशिया में, एक है रूस और दूसरा है भारत। भारत ने कभी भी अपने सुपर पावर या अपने कहें जो बढ़ते विकास का गलत फायदा नहीं उठाया, कभी एग्रेसिव पोस्टर्स नहीं की, कभी पड़ोसियों को दबाने डराने की या उनके भूभाग को छीनने की कोशिश नहीं की है। चीन की तरफ से लगभग जो चीन के सीमावर्ती सभी देश हैं उन्होंने इस बात की शिकायत की, चाहे जापान हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे भारत हो। हम सभी ये देख रहे हैं कि सारे जो चीन के पड़ोसी मुल्क हैं वो चीन पर इस क्षेत्र में एक अग्रेसिव होने का दबाव बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरत है कि भारत जो क्वाड की एक संस्था बनाई, जहां पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने एक मिलकर एक रणनीतिक साझेदारी बनाने की बात की है, जहां पर वो न सिर्फ इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी को बहाल करने के लिए तैयार हैं, बल्कि इस क्षेत्र में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्कुल अभिषेक, हम देख रहे हैं कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिसपे भारत और अमेरिका साथ मिलकर आगे चल रहे हैं। तो 3 दिवसीय भारत दौरे पर अमेरिका के उप विदेश मंत्री इस वक्त हैं भारत में, और कई महत्वपूर्ण वार्ता और बैठकों में वो हिस्सा लेंगे। लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे अभिषेक। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब हम रुक करते हैं आज के दूसरे एजेंडा की। बात करेंगे केरल सोना तस्करी मामले की, जिसके मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका पर कोच्चि की अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। कोच्चि की प्रमुख सत्र अदालत ने पिछले शुक्रवार को स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले कोच्चि के ही आर्थिक अपराध के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक जज ने कस्टम विभाग द्वारा दर्ज एक मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को जमानत दे दी थी। इस मामले में कस्टम विभाग ने स्वप्ना के खिलाफ मामला दर्ज किया था और 60 दिनों की तय सीमा के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने के कारण उसे जमानत मिल गई। लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी वाले मामले के कारण स्वप्ना को जेल में ही रहना पड़ा।
केरल सोना तस्करी मामले की जांच ईडी, एनआईए और कस्टम विभाग कर रहा है, जो कि राजनयिक चैनल का उपयोग कर सोना तस्करी करने से जुड़ा है। यह मामला 4 जुलाई को सामने तब आया जब तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर राजनयिक कार्गो में 14 करोड़ 82 लाख रुपए मूल्य के 30 किलोग्राम सोने की तस्करी को पकड़ा गया था। हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ विकास सारथी। विकास, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है आज स्वप्ना सुरेश को? क्या राहत मिल सकती है? क्या उसे जमानत मिलने की कोई आसार? देखिए जय, राहत मिल पाएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जो पिछले मामले थे उसमें स्वप्ना सुरेश को राहत मिल गई थी। कस्टम से जुड़ा जो मामला था खासतौर से, क्योंकि उसमें जो समयबद्ध तरीके से चार्जशीट फाइल नहीं कर पाया था कस्टम्स डिपार्टमेंट। लेकिन इसके अलावा उनके ऊपर और भी गंभीर आरोप हैं, जिनमें ईडी के कुछ मामले हैं, और इसके अलावा क्योंकि एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, तो यूएपीए के जो चार्जेस उन पर लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। तो राहत मिल पाएगी थोड़ा मुश्किल लगता है। जहां तक आज का जो भी आदेश आएगा वो आगे इस मामले में नैरेटिव को जरूर प्रभावित करेगा। अगर राहत नहीं मिलती है तो एक बार फिर जो केरल में जो केरल का जो पूरा, चाहे वो राजनीतिक तंत्र हो चाहे वो अफसरशाही, वो एक बार फिर और दबाव में आ जाएगी। क्योंकि ये जो मामला है, आप इसको कई लेवल पर जांच की जा रही है केंद्रीय एजेंसियों की ओर से। ये केवल स्मगलिंग से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जब एनआईए इस मामले की जांच कर रहा है तो साफ है कि आतंकी नेटवर्क से भी तार जुड़े होने के आरोप एजेंसियां लगा रही हैं। विकास, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि जो ईडी के सामने जो बयान दर्ज हुआ है स्वप्ना सुरेश का मचा था, और क्योंकि जो वहां के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे उनको भी इस पूरे मामले के बाद निलंबित किया गया, और वो मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं। तो ये जो आज जो भी कुछ होगा उसके इम्प्लीकेशंस सिर्फ स्वप्ना सुरेश के लिए ही नहीं, बल्कि इस केस में जो एक तरीके से बैकफुट पर है पूरी केरल की सरकार और वहां के कुछ अफसर, उन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा आज के आदेश का। तो मल्टी लेयर स्कैम है और धीरे धीरे इस पूरे मामले की तह खुल रही है। कस्टम्स, ईडी, एनआईए सब जांच कर रहे हैं। और जहां तक इस केस के बैकग्राउंड की बात करें तो स्वप्ना सुरेश इस मामले में की एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए। वो एक बार यूएई कॉन्सुलेट में काम कर चुकी थी, तो उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये जो पूरा कंसाइनमेंट था, करीब 30 किलो सोना जो लाया गया था, और इसकी जो उस वक्त अनुमान लगाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो करीब 15 करोड़ से थोड़ा ही कम था। तो ये की एक्यूज जो है, उन्होंने फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स के जरिए कंसाइनमेंट मंगाए और पूरी इम्यूनिटी का इस्तेमाल करना चाहा, जो कि कॉन्सुलेट के जो पैकेजेस आते हैं उनको एक तरीके से तब तक इतनी डिटेल में जांच नहीं की जाती जब तक कि संशय ना हो। तो उसका ये फायदा उठाना चाहते थे और ये काफी समय से चल रहा था। लेकिन इस बार एक जो जानकारी मिली थी कस्टम्स को, उसके आधार पर ये पूरा रैकेट जो था वो उसको बेनकाब कर पाई एजेंसियां। लेकिन बिल्कुल विकास, जिस तरह से लगातार जो आरोप पत्र को लेकर भी जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है उसको लेकर भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, काफी अहम खुलासे यहाँ पर किए हैं स्वप्ना सुरेश ने। देखते हैं क्या कुछ उसमें निकल कर आता है। लेकिन जो और आरोपी हैं उनको लेकर भी क्या कुछ जानकारी है? उनका भी जो मामला एनआईए की तरफ से दाखिल किया गया है, जैसे फैसल फरीद है और रबिन समीद है, जो बाकी जो आरोपी हैं, बहुत संक्षिप्त में। बिल्कुल, जो इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दुबई से ऑपरेट करते थे, तो एजेंसियों को थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। और एक और बात थी कि कस्टम्स पूछताछ करने वाली थी एम शिवशंकर से आज, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पूछताछ टाल दी गई है, क्योंकि कुछ और ठोस एविडेंस कस्टम्स के पास को एक्सेस हो सकते हैं कुछ एक दिन में, और उसके बाद वो उनके आधार पर इस मामले के जो की एक्यूज्ड हैं उनको एक बार फिर पूछताछ करेगी उनसे। तो क्योंकि इसमें ये पूरा एक इंटरनेशनल रैकेट है, तो कुछ वक्त जरूर एजेंसियों को लग सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्कैंडल तो था ही, और एक बहुत बड़ा इसका इम्प्लीकेशन केरल की पॉलिटिक्स पर भी होगा। तो स्वप्ना सुरेश के मामले में जो आज आदेश आएगा वो केवल एक छोटी सी कड़ी है जो आगे इस पूरे मामले में एक नैरेटिव को तय करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो केरल सोना तस्करी मामला, जिसमें एक रोज नए खुलासे हो रहे हैं और कई बड़े रसूखदार लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
रुक करें अगले एजेंडा की ओर। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज कृषि सुधार के लिए संसद से पारित कराए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रेस को संबोधित करेंगे। हाल ही में सरकार ने किसान कृषि के सुधार हेतु संसद में 3 कानून बनाए गए हैं। इसमें पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण 2020। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि किसान अपने उत्पाद मंडी से बाहर बेचने के लिए आजाद होगा। इस विधेयक में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इस विधेयक के मुताबिक किसान देश में कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकेगा। दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार 2020 है। इसमें कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फार्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करना है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इन कानूनों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त और जानकारी के साथ संवाददाता बिक्रमजीत सिंह। बिक्रम, सबसे पहला सवाल, जिस तरह लगातार सरकार ये बात कह रही है कि ये जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है, आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की जाएगी। किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही किसानों की ओर से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार जो है वो 3 कानून लाई है, तो इसको जो है किस प्रकार से किसानों का इसमें हित हो सकता है, किसानों को किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है, उसको लेकर सरकार का लगातार ये कहना है कि इससे जो है किसानों को समृद्धि मिलेगी, किसानों को पैसा आएगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी। ये तमाम मुद्दों को लेकर जो है सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं। पंजाब में हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गाँव चलो का अभियान चलाया। उसके बाद दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से गाँव में जाकर किसानों को इन बिलों के बारे में बताया कि किस प्रकार से ये बिल जो है किसानों के हित में हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने केंद्रीय मंत्रियों के माध्यम से जो है बिल जो बिल है उसके फायदों के बारे में बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से ये बिल जो है किसानों के हितों में। इसके लिए आज जो है हरदीप सिंह पुरी बताएंगे कि किस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि किस प्रकार से ये बिल जो है जो 3 कानून आए हैं, माफ़ कीजिएगा 3 कानून जो हैं किस प्रकार से फ़ायदेमंद है उन 3, और इसके लिए वो पंजाब में जो है लोगों से बात करेंगे, साइंटिस्टों से बात करेंगे, उनको बताएंगे, तमाम इनके जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से विपक्ष का इसको लेकर विरोध रहा है कि जो किसानों बिल्कुल विक्रमजीत, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि इस कृषि कानून जागरूकता अभियान का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जो किसानों के साथ संपर्क यात्रा भी की जा रही है भाजपा की सरकार की ओर से, उसका भी हम जबरदस्त समर्थन देख रहे हैं। फिर कौन है वो लोग जो इस पूरे किसान जो बिल को लेकर इतना भ्रम फैला रहे हैं? देखिए, तमाम ऐसे जो विपक्ष है जो किसान के हितों की, जब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि ये जो बिल आए हैं ये किसानों के पक्ष में है, किसानों को इससे फ़ायदा होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, लेकिन तमाम हमने पिछले दिनों में देखा है कि किस प्रकार से घटनाक्रम रहा है। कई राजनीतिक दलों के द्वारा इसका विरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि इससे जो है किसानों को लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। लेकिन ये जो किसानों के फायदे के ये बिल हैं ये आए हैं और सरकार इसके लिए लगातार अब संपर्क कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके लिए संपर्क कर रही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी इसके लिए लगातार संपर्क किया गया और विपक्ष की तरफ से ये बताया गया है, कई धरने प्रदर्शन भी किए गए हैं इसको लेकर, इन बिलों को लेकर कि जिस प्रकार से किसानों को नुकसान होगा। लेकिन सरकार ने अब कमर कसी है और वो लगातार जो है लोगों को बताएगी कि किस प्रकार से इन बिलों से जो है किसानों को फायदा होगा।
बिल्कुल, और किसान जानते हैं कि उनका फायदा कहाँ है और उनके लिए सही क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया बिक्रमजीत इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज भी जो लगातार किसानों के साथ और संपर्क और संवाद का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा सरकार की ओर से। और आइए अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में 7 नवंबर को राज्य के 15 जिलों में 78 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। और चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग के आदेश अनुसार 28 अक्टूबर 2020 को सुबह 7 बजे से 7 नवंबर 2020 के शाम 6:30 बजे तक किसी भी एग्जिट पोल का संचालन करना और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार करना और किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम के संबंध में किसी भी अन्य तरीके से प्रसार निषिद्ध है। आयोग ने इस मामले में संबंधित पक्षों को आगाह किया है। जिसने भी तय समय के दौरान एग्जिट पोल से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें उस मीडिया संगठन पर 48 घंटों तक रोक भी लगाई जा सकती है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं संवाददाता नीरज सिंह सीधे बिहार से। नीरज, सबसे पहला सवाल यही कि तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, किस तरह से आपको राजनीतिक पारा चढ़ता नजर आ रहा है बिहार में और आज की प्रमुख रैलियां और गतिविधियां क्या होने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन उस तरह का राजनीतिक पारा नहीं दिखाई देगा आपको सड़कों पर, जैसा पिछले विधानसभा चुनावों में बिहार में देखने को मिला था। ढोल नगाड़े और बड़ी बड़ी रैलियां हैं वो नदारद हैं, लेकिन जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जो लड़ाई है वो जबरदस्त तरीके से चल रही है। अगर आज की रैलियों की बात करें तो नीतीश कुमार भी आज प्रथम चरण की कई सारी जो रैलियां हैं वो वर्चुअल रैली करेंगे, यानी पटना से ही संबोधित करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में जहां जहां चुनाव हो रहा है, चाहे हम जमुई की बात करें, इसके अलावा गया की बात करें, कैमूर की बात करें, तो वहां तमाम जो सभा हैं वर्चुअल रूप से करेंगे। इसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, वो भी कई सारी जो सभाएं हैं वो कैमूर और रोहतास वहां पर आज करेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो फोकस है वो वर्चुअल रैलियों पर फोकस है और इसके अलावा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि कोरोना काल में कई सारी बंदिशें चुनाव आयोग ने लगा रखी हैं। बिल्कुल नीरज, तो हम देख रहे हैं कि कोरोना काल का असर नजर आ रहा है जो पारंपरिक नजारा था बिहार चुनाव में। तो ऐसे में किस तरह की तैयारी हम देख रहे हैं, क्योंकि इस बार पहली बार मतपत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से, और भी कई सारी चीजें इस बार नई इंट्रोड्यूस की गई है कोरोना की वजह से। देखिए, बिल्कुल कई सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की गई हैं, खासतौर से जब वोटिंग होगी तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग ने किस तरह के जो इंतजाम है वो किए हैं। 6 लाख पीपीई किट का इंतजाम किया है। इसके अलावा 46 लाख के करीब जो मास्क हैं उसका इंतजाम चुनाव आयोग ने किया है। हैंड सैनिटाइजर, जो 7 लाख से ज़्यादा हैंड सैनिटाइजर हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। 6 लाख के करीब जो फेस शील्ड है उसका प्रयोग किया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि जो मतदान का जो समय है वो बढ़ाया गया है, 1 घंटे ज़्यादा समय रखा गया है। इसके साथ साथ ही जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं वो लोग भी मतदान कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो सबसे आखिरी में जो मतदान है वो कर पाएंगे। और इसके अलावा जो भी लोग मतदान करने के लिए जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनको करना पड़ेगा। बाकायदा एक डिस्टेंस मेंटेन करके वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं या दिव्यांगजन लोग हैं वो अपने घर से ही वोट कर सकते हैं। उनके लिए डाक मतपत्र उसका इंतजाम भी चुनाव आयोग कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल में एक अलग तरह का जो चुनाव है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी दंडात्मक कार्रवाई भी हो रही है, क्योंकि चुनाव का माहौल है, जिस तरह से रफ्तार पकड़ रही है, दल बदलू जो हैं वो भी हरकत में आ गए हैं। तो उनको लेकर जिस तरह से भाजपा ने निष्कासित किया है अपने विधायकों को, किस तरह से देख रहे हैं कि इसका पूरा असर भी नजर आ रहा है? कितना प्रभावित करेंगे ऐसे बागी विधायक पूरे चुनाव को?
देखिए बिल्कुल बागी विधायक निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे, क्योंकि कई सारी सीटें ऐसी हैं जिन पे हार जीत का जो मार्जिन है जया वो बहुत कम होता है, कई हजार के बीच में मार्जिन रहता है। तो निश्चित तौर पर ये बागी इस बार खेल बिगाड़ सकते हैं कई पॉलिटिकल पार्टियों का, क्योंकि ये बागियों का खेल केवल नया नहीं है, पुराना। इससे पहले भी बिहार और दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखें तो बागी उम्मीदवार रहते हैं। इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि बहुत सारे जो बागी उम्मीदवार हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जदयू की बात करें, राजद से बात करें, तो वो सारे टूट के लोजपा में आ रहे हैं। और इसके अलावा लोजपा ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो बागी हैं उनको टिकट दे, लेकिन उसके चक्कर में जो लोजपा के खुद के कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अभी तक असमंजस की स्थिति में, पहले चरण में 21 उम्मीदवारों के नाम जरूर तय कर दिए हैं, लेकिन 49 जो नाम है दूसरे और तीसरे चरण के वो अभी तक गुप्त रखे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी असमंजस की स्थिति में, और इसका जो नुकसान है वो निश्चित तौर पर उन कैंडिडेटों को उठाना पड़ेगा जो दावेदार, जिनकी जीत की दावेदारी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये बाकी हैं, उनका जो खेल है वो बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल। और नीरज, पहले चरण की बात कर लेते हैं। पहले चरण में बड़ी संक्षिप्त में अगर आप बताएं कि कौन कौन से हम देख रहे हैं कि बड़े प्रमुख मंत्रियों की किस्मत जो है वो दाव पे लगी होगी, बहुत संक्षिप्त में। देखिए कई सारे मंत्री हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है प्रथम चरण में। अगर हम बांका से बात करें तो भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं राम नारायण, उनकी किस्मत का फैसला होना है। इसके अलावा जो लखीसराय जो सीट है वहां से श्रम संसाधन मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उनकी किस्मत का फैसला होना है। चैनपुर से खगन मंत्री हैं बृज किशोर, उनकी किस्मत का फैसला होना है। जहानाबाद से शिक्षा मंत्री हैं कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, उनकी किस्मत का फैसला होगा। इसके अलावा जमालपुर की बात करें तो ग्रामीण कार्य मंत्री है शैलेश कुमार, उनकी किस्मत का फैसला है। और राजपूत आरक्षित सीट है जहां से परिवहन मंत्री संतोष कुमार की किस्मत का फैसला होने वाला है। इसके अलावा जमुई जो एक सीट है विधानसभा सीट, वो रोचक बनी हुई है। कहां से? क्योंकि वहां से गोल्डन गर्ल बीजेपी ने उतारी है श्रेयसी सिंह, जो कॉमनवेल्थ गेम में जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो वो इस बार चुनाव में, तो ये मुकाबला रोचक बना रही है। बिल्कुल। तो काफी रोचक हो रहा है इस वक्त बिहार का चुनावी समीकरण, और चुनावी अभियान ने भी रफ्तार पकड़ ली है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे लगातार हम संपर्क करते रहेंगे। तो ये थे आज के एजेंडा की हमारे प्रमुख एजेंडा, जो आज की सुर्खियां बन सकते हैं और आगे की डेवलपिंग स्टोरीज हो सकते हैं। इसमें और क्या कुछ अपडेट्स होंगे, ये लगातार जानने के लिए आप डीडी न्यूज से जुड़े रहें, और साथ ही जुड़े रहें डीडी न्यूज की मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। जी हाँ, अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखें, हाथ को धोते रहें और मास्क पहन के ही घर से बाहर रखें। इसी के साथ आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India is really